नमस्कार। आज हम हाथरस मामले पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे और साथ ही भारत में जो महिलाओं के खिलाफ अपराध का एक बड़ा मुद्दा है उस पर भी नजर डालेंगे। जी। हमारे पास इसके लिए कुछ अलग अलग स्रोत भी हैं, जैसे विकिपीडिया से कुछ जानकारी है, हाथरस मामले पर अदालत का जो फैसला आया वो है, और महिलाओं पर अपराध को लेकर एक अकादमिक लेख भी है। हाँ, ये जरूरी है कि हम अलग अलग नजरियों से देखें। बिल्कुल। तो हमारा मकसद यही है कि हाथरस केस के उन अहम पहलुओं को समझें जो कोर्ट के दस्तावेजों में सामने आए, और फिर इसे भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के जो आंकड़े हैं, जो सामाजिक सच्चाई है, उससे जोड़कर देखें। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हाथरस मामले की ही बात कर लेते हैं। ये घटना है 14 सितंबर 2020 की। पीड़िता को पहले हाथरस के जिला अस्पताल ले जाया गया और फिर वहां से अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। हाँ, और यहीं से चीजें थोड़ी उलझनी शुरू होती हैं, क्योंकि जो शुरुआती बयान थे पीड़िता के, एक वीडियो बयान था, और जो पुलिस को पहला बयान दिया गया था उसमें सिर्फ एक आरोपी, संदीप जी। उसी का नाम था। अच्छा, सिर्फ एक का? जी हाँ, शुरुआत में। बाद में फिर ये 4 लोगों के नाम सामने आए, संदीप, रवि, रामू और लवकुश, और उन पर गैंग रेप के आरोप लगे। यहाँ तक कि पीड़िता की माँ ने भी जो शुरुआती वीडियो था उसमें सिर्फ मारपीट और कोई पुरानी रंजिश ऐसी बात कही थी। ये बयानों का बदलना तो काफी अहम है, और परिवार ने ये आरोप भी लगाया था ना कि प्रशासन दबाव डाल रहा था बयान बदलने के लिए। हाँ। शायद कोई वीडियो भी था। हाँ, बिल्कुल। एक वीडियो सामने आया था जिसमें हाथरस के डीएम कथित तौर पर परिवार पर दबाव बनाते दिख रहे थे, और इसी सब के चलते लापरवाही और परिवार के अपमान के आरोप में 5 पुलिस वाले सस्पेंड भी हुए थे। ठीक है, अब जांच और मेडिकल रिपोर्ट्स पर आते हैं। उनमें क्या खास बातें थी? देखिए, जांच में कई अहम चीजें पता चलीं। पहली बात तो ये कि हाथरस के जिला अस्पताल में जो शुरुआती जांच हुई उसमें यौन हमले का कोई जिक्र नहीं था। ओह। यौन हमले की बात पहले बार अलीगढ़ में 22 सितंबर को कही गई, यानी घटना के करीब 8 दिन बाद। 8 दिन बाद? ये तो काफी लंबा गैप है। हाँ, और जो फोरेंसिक जांच हुई कपड़ों की, उसमें ना तो खून मिला ना ही वीर्य। लेकिन इसमें एक पेंच था शायद कपड़ों को लेकर। जी बिल्कुल। ये बात भी सामने आई कि पुलिस को कपड़े सौंपने से पहले पीड़िता की मां ने उन्हें धो दिया था। उन्होंने जिरह में ये बात मानी भी। अच्छा, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मौत की वजह क्या बताई गई, ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ, ये बहुत अहम है। रिपोर्ट के मुताबिक मौत का कारण गर्दन की हड्डी, जिसे C6 वर्टिब्रा कहते हैं, उसमें चोट लगना था। किसी भारी चीज से चोट या उसके नतीजे में। गले पर निशान जरूर थे, जैसे गला घोटने की कोशिश हुई हो, लेकिन वो मौत का कारण नहीं थे। मतलब गला दबाया गया पर मौत उससे नहीं हुई। सही। मेडिकल बोर्ड ने भी यही माना। उन्होंने कहा कि गर्दन की ये चोट शायद एक झटके से, हो सकता है एक ही व्यक्ति के हमले से लगी हो, और गला दबाने से तुरंत मौत नहीं हुई थी। लेकिन फिर बलात्कार का क्या उसकी पुष्टि हुई या नहीं? यहीं पर मामला और उलझ जाता है। देखिए, शरीर पर कोई बाहरी चोटें नहीं मिली, लेकिन मेडिकल बोर्ड ने खून के थक्कों के आधार पर बलात्कार की संभावना से पूरी तरह इनकार भी नहीं किया। अच्छा, मतलब संभावना बनी रही। हाँ, उन्होंने संभावना से इनकार नहीं किया। दूसरी तरफ जो बचाव पक्ष था वो लगातार कह रहा था कि पीड़िता के बयान बदल रहे हैं, रेप की रिपोर्टिंग में देरी हुई है, मीडिया और राजनीतिक दबाव है, और शायद मुआवजे के लिए ये सब किया जा रहा है। और आरोपी संदीप का क्या कहना था? संदीप ने तो कहा कि उसका पीड़िता से प्रेम संबंध था और उसने हत्या नहीं की। बाकी आरोपियों ने पुरानी रंजिश की बात दोहराई। तो इन सब सबूतों और बयानों के बाद अदालत किस नतीजे पर पहुंची? फैसला क्या रहा? फैसला कई लोगों को चौंकाने वाला लगा होगा। अदालत ने संदीप को गैर इरादतन हत्या, जो हत्या की श्रेणी में नहीं आती, IPC 304 पार्ट 1 और SC/ST एक्ट के तहत दोषी पाया। और बाकी 3, रवि, रामू, लवकुश, उन तीनों को बलात्कार, गैंग रेप समेत सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। बरी कर दिया? इतने गंभीर आरोपों के बाद? ऐसा क्यों? अदालत का मानना था कि बयानों में बहुत ज्यादा विरोधाभास था। संदीप को सजा देने के लिए पीड़िता के जो मृत्यु पूर्व बयान थे उन पर भरोसा किया गया, खासकर गला दबाने वाली घटना के संबंध में। लेकिन रेप के आरोप साबित नहीं हो पाए। क्यों नहीं साबित हो पाए? क्योंकि जैसा हमने बात की, पुख्ता मेडिकल सबूत नहीं थे और बयानों में लगातार विरोधाभास था, तो शायद संदेह का लाभ आरोपियों को मिला। ये केस दिखाता है कि कैसे शुरुआती पब्लिक परसेप्शन और कानूनी सबूतों पर आधारित नतीजे बिल्कुल अलग हो सकते हैं। ये तो वाकई जटिल मामला है। अब इसे थोड़ा बड़े संदर्भ में देखते हैं। हमारे पास जो अकादमिक लेख है वो भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध के बारे में क्या कहता है? आज की समस्या नहीं है,
हाँ, आज़ादी के बाद कानून बने, शिक्षा बढ़ी, आर्थिक स्वतंत्रता आई, जिससे कुछ बदलाव ज़रूर हुए हैं। लेकिन अगर हम एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के 2020 के आंकड़े देखें, हाँ, वो आंकड़े क्या बताते हैं? देखिए 2020 में लॉकडाउन था, तो कुल अपराध थोड़े कम हुए, लेकिन घरेलू हिंसा और मानव तस्करी जैसे मामले बढ़ गए। और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले लगातार ऊंचे बने हुए हैं। और खासकर बलात्कार के आंकड़े 2020 में रोजाना औसतन 77 रेप के मामले दर्ज हुए। साल भर में 28,000 से ज्यादा। राजस्थान में सबसे ज्यादा मामले थे, उसके बाद यूपी का नंबर था। रोज 77 मामले, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और इसमें जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये कि करीब 95% मामलों में आरोपी पीड़िता का कोई जानने वाला था, परिचित। 95% जानने वाले लोग, ये आंकड़ा तो सच में डराने वाला है। बिल्कुल। इसके अलावा दहेज के लिए हत्याएं, एसिड अटैक, महिलाओं के खिलाफ साइबर क्राइम, ये सब भी बढ़े हैं। लेख में इसकी वजह क्या बताई गई है? ये सब क्यों हो रहा है? वजह काफी हद तक वही है जिनके बारे में हम अक्सर सुनते हैं। हमारा समाज जो काफी हद तक पुरुष प्रधान है, महिलाओं में अपने अधिकारों की जानकारी की कमी, मीडिया में कई बार महिलाओं को गलत तरीके से दिखाना, और सबसे बड़ी बात, समाज में बदनामी का डर। इस डर से तो न जाने कितने मामले कभी सामने ही नहीं आ पाते। तो संक्षेप में कहें तो हाथरस मामला हमें ये दिखाता है कि कैसे बयानों में अंतर, जांच की अपनी चुनौतियां और फिर कानूनी प्रक्रिया, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो शुरुआती खबरों या हमारी धारणाओं से बहुत अलग हो सकती है। बिल्कुल सही। और जब हम इस एक मामले को देश भर के आंकड़ों के साथ रख के देखते हैं, तो ये साफ हो जाता है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा कितनी फैली हुई है और कितने अलग-अलग रूपों में मौजूद है। ये अक्सर सामाजिक कारणों और हमारे सिस्टम की कमियों की वजह से और भी पेचीदा हो जाती है। कानून अपनी जगह है, पर सच तो ये है कि रिपोर्ट करना और न्याय पाना आज भी बहुत मुश्किल है। तो अंत में एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। अगर ये सच है कि 95% रिपोर्टेड रेप केस में आरोपी जानने वाला ही होता है और अनगिनत मामले तो बदनामी के डर से दर्ज ही नहीं होते, तो क्या सिर्फ कानून बना देना काफी है, या फिर हमें समाज के स्तर पर और ज्यादा गहरे बदलाव लाने की जरूरत है ताकि इस हिंसा को जड़ से खत्म किया जा सके?